नमस्कार दोस्तों। शुरू करते हैं इमरजेंसी की 4 साल पहली घटना से। 1971 में इलेक्शन आने वाली थी और सारे पार्टी इलेक्शन में जुटी हुई थी। उस समय इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा देते हुए गरीबों से वादा किया था कि सामूहिक गरीबी को हटा देगी, इकोनॉमिक्स को बेटर करेगी और गरीब और अमीरों के बीच दूरी को खत्म कर देगी। इंदिरा ने गरीब के अंदर एक मजबूत संदेश दिया। उन्होंने गरीब के अंदर एक ऐसा संदेश दिया कि अगर उनकी सरकार आती है, गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। साथ ही साथ मिडिल क्लास के लिए इंदिरा गांधी ने स्ट्रांग और स्टेबल गवर्नमेंट देने की वादा किया और इकोनॉमिक्स में उनकी एक्टिव रोल की वादा करी। इसीलिए 1971 की इलेक्शन में 518 में से 352 लोकसभा सीट जीती। इतनी बड़ी जीत के बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के अंदर पॉपुलर लीडर बनकर उभर गई थी। कांग्रेस के अंदर इंदिरा गांधी की रिस्पेक्ट काफ़ी बढ़ गई थी। बाद में उसी साल 1971 में बांग्लादेश की आज़ाद करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान वार होती है, जिसमें इंडिया पाकिस्तान को बुरी तरह हराता है। मार्च 1972 में तमिलनाडु, यूपी, उड़ीसा और केरल को छोड़कर इंडिया के सभी स्टेट में इलेक्शन होती है और कांग्रेस हर स्टेट में चुनाव जीत जाती है। अब इंदिरा गांधी के पास सेंट्रल गवर्नमेंट, कांग्रेस और स्टेट गवर्नमेंट, ये तीनों का पावर अपनी मुट्ठी में होता है। इंदिरा की बढ़ती ताकत को देखते हुए विपक्ष ने भी मॉडर्न डे ऑफ दुर्गा के नाम पर उनको आख्या देकर सराहना की। उस समय इंदिरा गांधी के पावर और पॉपुलैरिटी में शिखर पर थी। इंदिरा गांधी के बढ़ती ताकत के साथ साथ पब्लिक के भी उनके ऊपर एक्सपेक्टेशन काफ़ी बढ़ गई थी। इंदिरा गांधी ने जो चुनाव में बड़े बड़े वादा करके आई थी, पब्लिक चाह रही थी वो सारे वादे जमीन पर अमल हो और इंदिरा गांधी द्वारा किए गए वादे कुछ हद तक जमीन पर अमल करने की कोशिश करी गई थी। जैसे कुछ जॉब प्रोवाइड करना, गरीबों को सब्सिडी के तहत राशन देना और छोटे छोटे फार्मर्स को लोन देना। गवर्नमेंट ने प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज भी किया ताकि इस बैंक की ब्रांच छोटे छोटे शहर और गांव में खुलवाया जा सके, जिससे स्मॉल बिजनेसमैन, स्मॉल इंडस्ट्रीज और पुअर फार्मर्स को आसानी से लोन मिल सके। सुनने में ये सारे डिसीजन काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट ग्राउंड पर उसकी इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रही थी। ना ही गरीबी की बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही थी और ना ही मिडिल क्लास की एक्सपेक्टेशन, जिसके लिए गरीब को ये लगने लगा गरीब हटाओ सिर्फ एक जुमला था। इसी बीच अच्छे काम की जगह बुरी काम सरकार के ऊपर हावी होने लगी। सबसे पहले 1971 में बांग्लादेश वार के समय गवर्नमेंट की डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ा। इस समय बांग्लादेश के रिफ्यूजी भारत के लिए सिरदर्द बनने लगी। 1 करोड़ बांग्लादेशी लोग बांग्लादेश से भागकर आके इंडिया में शरण लेने आ गए और उनको शरण देने के चक्कर में इंडिया की फूड और फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा देखने को मिला। फिर 1972 और 1973 ये दोनों साल सूखा पड़ गया, जिसके चलते इंडिया में फूड प्रोडक्शन भी गिर गया। अक्टूबर 1973 में और एक झटका मिला। हुआ ये कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री ने क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को रिड्यूस कर दिया, जिससे पेट्रोलियम और फर्टिलाइजर के प्राइस बढ़ गए, ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस इंक्रीज हुई, साथ ही साथ इंडिया की इंपोर्ट बिल भी बढ़ गया। आलम यह था कि फॉरेन रिजर्व घटती गई और इकोनॉमी को भारी भरकम डेंट पहुंचा। लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, नौकरियां नहीं थी और महंगाई चरम पर था। 1974 में महंगाई 30% तक पहुंच चुकी थी। उस समय करप्शन चरम पर था। साथ ही साथ आम आदमी को छोटे से छोटे काम करने के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी। खुद इंदिरा गांधी और उनके छोटे बेटे संजय गांधी के नाम करप्शन में आ गया था और ये सब कुछ के कारण इंदिरा गांधी की इमेज धीरे धीरे धूमिल हो रही थी। पब्लिक का गुस्सा धीरे धीरे इंदिरा गांधी सरकार के ऊपर बढ़ने लगी थी। 1972 से 1974 तक इंडिया में बड़े स्केल पर स्ट्राइक और धरने हुए। मई 1974 में और एक मेजर रेलवे स्ट्राइक हुई थी, जिससे 17 लाख एम्प्लॉय भाग लिया था बेटर सैलरी और सेफ्टी के लिए। रेलवे के ये स्ट्राइक 22 दिन तक चली, जिसे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इलीगल घोषित कर दिया गया और हजारों एम्प्लॉय को जेल में डाल दिया गया। 1973 में पार्टिकुलर गुजरात में काफ़ी भयावह स्थिति था। फूड ग्रेन्स और कुकिंग ऑयल की प्राइस एक साल में 100% से अधिक बढ़ चुकी थी। इसके चलते कॉलेज हॉस्टल एंड मेस में मील को 40% से अधिक बढ़ा दिया गया। इसके अगेंस्ट में एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज में भारी प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट इतना भयंकर रूप ले चुका था कि कॉलेज हॉस्टल में आग लगा दी गई। जो प्रोटेस्ट कॉलेज कैंपस से शुरू हुई थी वो धीरे धीरे पूरी गुजरात शहर में फैल गया। आगजनी, पत्थरबाजी और पब्लिक प्रॉपर्टी को बड़े स्केल पर ध्वस्त कर दिया गया।
आलम ये था कि जो प्रोटेस्ट कैंटीन बिल में बढ़ोतरी के लिए शुरू हुई थी वो धीरे धीरे महंगाई और करप्शन की बात करने लगी। धीरे धीरे प्रोटेस्टर की मांग चिमन भाई पाटिल की कुर्सी तक जाके पहुंची। उनका एक ही मांग था, सीएम चिमन भाई पटेल की इस्तीफा और गुजरात में कांग्रेस सरकार को गिराना। बहुत सारे कांग्रेस एमएलए को डरा धमका कर रिजाइन करने के लिए मजबूर कर दिया गया। कांग्रेस लीडर को पब्लिक प्लेस में पीटा गया, उनके घर को आग लगा दी गई। प्रोटेस्ट की पहले हफ्ते में कांग्रेस के 40 एमएलए को रिजाइन करवा दिया गया था डरा धमका कर। इस प्रोटेस्ट को देखते हुए विपक्ष ने भी सोचा क्यों ना हम बहती गंगा में हाथ धो ले। उसमें सबसे पहले जिसका नाम आता है वो है मोरारजी देसाई का। ऐसे 3 महीने तक प्रोटेस्ट चलने लगा, लेकिन कांग्रेस डस से मस नहीं हुई। प्रोटेस्टर ये चाह रही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिजॉल्व कर दे, लेकिन इंदिरा इसमें सहमत नहीं थी। 11 मार्च 1974 को मोरारजी देसाई ने एक आमरण अनशन की, यानी फास्टेड अनटू डेथ की अनाउंसमेंट कर दी। इसके बाद इंदिरा गांधी ने फाइनली हार मान ली। उन्होंने गुजरात असेंबली को डिजॉल्व कर दिया और फ्रेश इलेक्शन की अनाउंसमेंट कर दी। ये इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक था। इस आंदोलन में 100 से अधिक लोगों की मौत हुई और 3000 से ज़्यादा बंदे को इंजर्ड पहुंची और 8000 से ज़्यादा लोग को अरेस्ट किया गया था। गुजरात के आंदोलन को सक्सेस को देखते हुए मार्च 1974 में बिहार में भी एक प्रोटेस्ट पनपने लगा। गुजरात की कंपैरिजन में बिहार इकोनॉमिक से काफ़ी पिछड़ा से आता है। करप्शन, कास्टिज्म और नेपोटिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा था। बिहार में भी गुजरात की तरफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट की शुरुआत करी। वायलेंस प्रोटेस्ट, दंगे और बिहार असेंबली को घेरा गया। धीरे धीरे स्टूडेंट प्रोटेस्ट पूरे बिहार में फैल गया और विरोधी पॉलिटिकल पार्टी ने जो मौका की आस लगाए हुए बैठे हुए थे उनको वो मौका मिल गया और वो भी आंदोलन में शामिल हो गए। आंदोलन को बूस्ट तभी मिली जब जेपी ने अर्थात जयप्रकाश नारायण ने इस प्रोटेस्ट को समर्थन किया। लीडर जयप्रकाश नारायण ने अप्रैल में इस प्रोटेस्ट की लीडिंग करने में समर्थन दे दी। तभी से इस प्रोटेस्ट को जेपी मूवमेंट अर्थात जयप्रकाश मूवमेंट के नाम पर जाना जाने लगा। जेपी ने हाल पकड़ते ही पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए कहा था, लेकिन कहीं कहीं वो प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया। प्रोटेस्टर की एक ही मांग था, बिहार में कैसे भी कांग्रेस सरकार को गिराना। लेकिन इस बार इंदिरा गांधी ने हार नहीं मानी। इंदिरा गांधी समझ गई थी कि ऐसे सिलसिला चलता रहा तो धीरे धीरे और स्टेट में भी कांग्रेस को सरकार ठीक इसी तरह गिराया जाएगा और अंत में सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात आ जाएगी। जेपी मूवमेंट भी समझ गई थी कि इस बार इंदिरा गांधी ने हार मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जेपी ने इस मूवमेंट को बिहार से निकलकर पूरे स्टेट में नेशनल मूवमेंट बनाने की कोशिश करी, लेकिन दूसरे स्टेट में पब्लिक को कन्विंस कराने में असफल रहे, यानी जेपी मूवमेंट बिहार तक सीमित रह गया। साल 1974 के एंड में धीरे धीरे जेपी का मूवमेंट बिहार में ही डिक्लाइन होने लगा। जेपी के वेलफेयर ने मैटर को बातचीत के जरिए सुलझा लेने के लिए सुझाव दिया था। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी ने भी जेपी की पॉपुलैरिटी से अवेयर था। साथ ही साथ कांग्रेस में बहुत सारे नेता ये चाह रहे थे कि जेपी के साथ बातचीत के जरिए मैटर को सुलझाया जाए। फाइनली 1974 के एंड में इंदिरा गांधी और जेपी के बीच एक फेस टू फेस मीटिंग हुई। जेपी इंदिरा गांधी के सामने डिमांड रखते हैं कि बिहार की सरकार को डिसॉल्व कर दिया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी इस डिमांड को सरासर नाकोच कर देते हैं। फिर क्या हुआ, ये मीटिंग एक डिजास्टर साबित हुई। दोनों के बीच दूरियां और बढ़ने लगी। इंदिरा गांधी ने जेपी मूवमेंट को एक पॉलिटिकल चैलेंज की तरफ देखने लगा और पब्लिकली कहा कि जेपी मूवमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल की तहत देश में कांग्रेस सरकार को गिराना चाह रही है और जेपी को चैलेंज किया कि आने वाले 1976 चुनाव में भाग लेने के लिए। जेपी ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। जेपी ने छोटे छोटे पार्टी को यूनाइटेड किया और एक पॉलिटिकल अलायंस बनाई। जेपी ने पूरे देश पर घूम के एक एंटी कांग्रेस की छवि बनाई। आने वाले इलेक्शन में एक रिवॉल्यूशन की तरह पब्लिक के सामने रखा गया, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी जेपी का मूवमेंट नॉर्थ इंडिया यानी हिंदी स्पीकिंग राज्य तक सीमित रह गई। 1975 में जेपी का मूवमेंट जमीन स्तर पर दिखाई नहीं दे रही थी। आम जनता को भी ये लगने लगा था कि पिछले चुनाव की तरह इस चुनाव में भी कांग्रेस की जीत होगी। 12 जून 1975 को इंडियन पॉलिटिक्स में और एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी की इलेक्शन को इनवैलिड घोषित कर दिया।
राजनारायण जो 1971 इलेक्शन में इलाहाबाद सीट से इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और हार गए थे, उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया था इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव में धांधली करने के लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले की संज्ञान लेते हुए कोर्ट में सुनवाई करी और इंदिरा गांधी के ऊपर 6 सीरियस चार्जेस में 4 को खारिज कर दिया और बची 2 माइनर चार्जेस के ऊपर कॉन्विक्ट कर दिया गया। फर्स्ट पॉइंट था गवर्नमेंट सर्वेंट जसपाल कपूर सर्विसेज के दौरान इलेक्शन कैंपेन में इलीगल यूज करना। अब हुआ था कि जसपाल कपूर इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट सर्विस से रिजाइन कर दिया था, लेकिन वो रेजिग्नेशन तब तक प्रेसिडेंट द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया था। सेकंड, पुलिस ऑफिसर को यूज करके अपना चुनावी स्टेज को तैयार करना और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करवाना। लेकिन ये 2 एलिगेंस एक प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए काफ़ी नॉर्मल माना जाता है। कोई ऑब्जर्वर ने माना एलिगेंस काफ़ी माइनर थे, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से हटा देना जस्टिफाई नहीं था। लेकिन कन्विक्शन हो चुका था, जिसके चलते इंदिरा गांधी को 6 साल तक ना ही इलेक्शन पोजीशन को होल्ड कर सकते थे और ना ही 6 साल तक चुनाव लड़ सकते थे, जिसका सीधा सा मतलब था वो प्राइम मिनिस्टर पद पर बनी नहीं रह सकती थी। लेकिन कोर्ट ने इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए छूट दी गई और इस जजमेंट को लागू करने के लिए 20 दिन तक समय दिया गया ताकि कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड एक नए पीएम चुन सके। लेकिन इंदिरा गांधी की करीबी का मानना था इस केस में दिया गया एविडेंस इतनी स्ट्रांग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में अगर अप्लाई करी जाए तो इस केस को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दी जाएगी। इसीलिए इंदिरा को अपनी पद से इस्तीफा देने के लिए वो लोग मना करते हैं। इसके बाद इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की, मगर अपनी पद से इस्तीफा नहीं दी। उधर गुजरात से इंदिरा गांधी को दूसरा झटका मिला। 12 जून 1975 को गुजरात विधानसभा चुनाव नतीजा आया और मोरारजी देसाई की नेतृत्वाधीन जनता फ्रंट को बहुमत मिला। जेपी मूवमेंट जो ठंड पड़ चुका था, गुजरात चुनाव के नतीजा और कोर्ट की जजमेंट उनके अंदर एक बार और जान फूंक दिया। ऑपोजिशन इंदिरा गांधी को सत्ता में बने रहने के लिए नहीं देखना चाह रही थी। हर हाल में इंदिरा की इस्तीफा वो लोग करवाना चाह रहे थे। 12 जून 1975 को सारे ऑपोजिशन मिलकर इंदिरा गांधी को इस्तीफा लेने के लिए एक प्रपोजल तैयार की और उस आंदोलन को लीड करने वाले थे जयप्रकाश नारायण। जैसे ही ऑपोजिशन स्ट्रांग होने लगा, वैसे ही कांग्रेस के अंदर इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज भी उठने लगी। कई सारे सीनियर लीडर थे जो कोर्ट की इस ऑर्डर को वेलकम करने लगे। 12 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट में और एक स्टे ऑर्डर आ जाता है, जिसके चलते कन्फ्यूजन और भी बढ़ जाती है। इंदिरा गांधी पीएम पर बनी ही रह सकती थी, लेकिन एज ए पार्लियामेंट्री मेंबर वो अपना सैलरी विड्रॉल नहीं कर सकती थी जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन ना आ जाए। सुप्रीम कोर्ट की इस डिसीजन के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने विक्ट्री कार्ड खेलने लगे। कांग्रेस ये आर्गू किया कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को सत्ता में बने रहने के लिए इजाजत दी। वहीं ऑपोजिशन एक कंडीशनल क्लेम को वो मानने लगा कि इंदिरा गांधी कहीं ना कहीं चुनाव में मैनिपुलेट किया। 12 जून दिल्ली में जेपी के साथ मोरारजी देसाई ने एक बहुत बड़ी आंदोलन की शुरुआत करी और उसी रैली में ऐलान किया गया कि 29 जून तक इंदिरा गांधी को किसी भी हालत में इस्तीफा करवाना है। जेपी आंदोलन का प्लान था कि सरकारी दफ्तर में ऑफिसर को घुसने नहीं दिया जाएगा, रेल रोका जाएगा और इंदिरा गांधी की पीएम हाउस को भी घेरा जाएगा। उसी समय मोरारजी देसाई ने एक इंटरव्यू में कहते कि हर हाल में इंदिरा गांधी को अपनी पद से इस्तीफा करवाया जाएगा। लाखों करोड़ों युवा पीएम हाउस को घेरेंगे और इंदिरा गांधी को ना ही बाहर जाने देंगे और ना ही बाहर से किसी को इंदिरा गांधी से मिलने दिया जाएगा। ऑपोजिशन की जुगलबंदी, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट और कांग्रेस पार्टी में बढ़ती दरार में इंदिरा गांधी को परेशान कर दिया। इंदिरा गांधी अपने खिलाफ विद्रोह को देखते हुए 25 जून 1975 को कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल में 352 के तहत इंटरनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 26 जून 1975 की सुबह जेपी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता को अरेस्ट कर लिया जाता है। ऑपोजिशन मूवमेंट को एक ही झटके में कुचल दिया गया। साथ ही साथ टीचर्स, पत्रकार, ट्रेड यूनियन लीडर और यंग लीडर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। जैसे अरुण जेटली, लालू यादव और नीतीश कुमार को अरेस्ट कर लिया गया था। अरेस्ट से बचने के लिए उस समय कई लीडर अपने भेष बदलकर रहने लगे, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी और आज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूरे इमरजेंसी के दौरान 1,10,000 लोगों को अरेस्ट किया गया।
अरेस्ट करने के बाद उनकी लोकेशन और अरेस्ट की रीजन को सीक्रेट रखा जाता था। न्यूज़पेपर को इसके बारे में रिपोर्ट करना सख्त मना था। साथ ही साथ प्रेस वाले को भी उठाकर जेल में डाल दिया गया था और उनकी लोकेशन उनकी घरवाले तक जानने को नहीं दिया जाता था। बहुत सारे मीडिया के एडिटर को सेंसर कर दिया गया था और जो पत्रकार को सेंसर नहीं किया गया था उसको सख्त निर्देश था कौन सा प्रिंट करना था और कौन सा नहीं। उस समय जो न्यूज़पेपर इंदिरा गांधी के पक्ष में आर्टिकल लिखती थी उसको गवर्नमेंट ऑफिशियल की एडवर्टाइजिंग दी जाती थी और जो न्यूज़पेपर ऐसा नहीं करता था जैसे द स्टेटमेंट, द इंडियन एक्सप्रेस, उसे एडवर्टाइजिंग तो दूर जर्नलिस्ट का लाइसेंस भी छीन लिया जाता था। उसकी प्रेस की इलेक्ट्रिसिटी काट कर दी जाती थी और ऑनर को थ्रेट दिए जाते थे। टेलीफोन टैप, इनकम टैक्स थ्रेट जैसे गवर्नमेंट की मशीनरी यूज करके आवाज को कुचल दी जाती थी। इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने पार्लियामेंट्री हाउस को एक रबर स्टैंपिंग बड़ी बन चुकी थी। क्वेश्चन आवर को डिसकंटिन्यूड कर दिया गया था। प्राइवेट मेंबर बिल को डिनाइड कर दिया गया था और ऑपोजिशन की स्पीचेस को सेंसर कर दिया गया था। इवन जहां पर कांग्रेस की भी सरकार थी वहां पर इंदिरा गांधी नजर बनाई रखी हुई थी। जरा सा भी शौक पैदा होता था तो तुरंत चीफ मिनिस्टर को बदल दिया जाता था ताकि इंदिरा गांधी के खिलाफ विद्रोह का सुर ना उठ सके। नॉन कांग्रेस रूल स्टेट जैसे तमिलनाडु और गुजरात सरकार को डिसमिस कर दिया गया था। कांग्रेस पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी थी। इंदिरा गांधी की डिसीजन स्टार्ट एंड एंड होती थी। इमरजेंसी लगते ही सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया था। सरकार को किसी को भी अरेस्ट करने के लिए कोई भी चार्जेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ना ही उसको कोर्ट में पेश करने के लिए जरूरत पड़ती थी। 19 महीने की इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस के अपनी सहूलियत के हिसाब से कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करी, जिसके चलते जो इमरजेंसी लगी थी उसके खिलाफ कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। अगस्त में 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, जिसके चलते प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था और किसी भी एमपी को डिस्क्वालिफिकेशन पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही होता था। और उस अमेंडमेंट के साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो इंदिरा गांधी के खिलाफ ऑर्डर था वो कैंसिल हो गया। अब इंदिरा गांधी पूरी तरह सत्ता एंजॉय कर रही थी। अप्रैल 1976 आते आते कांग्रेस में संजय गांधी का भी कद काफी बढ़ चुका था। संजय गांधी की पावर इंदिरा गांधी की बराबर हो चुकी थी। गवर्नमेंट के कामकाज में दखलदारी करना, गवर्नमेंट की कॉन्फिडेंशियल फाइल उनके पास होता था, ये सारे चीज उसी का ही प्रूव है। इंदिरा गांधी वो संजय गांधी के ऊपर काफी बिलीव करती थी और संजय गांधी के खिलाफ क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करती थी। इसी बीच संजय गांधी ने इंडियन पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाने के लिए स्टरलाइजेशन मतलब नसबंदी लाई। हर जिला और स्टेट के लिए टारगेट सेट कर दिया गया। इस काम के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ साथ शिक्षक को भी उस काम में लगा दिया गया और पूरे देश भर में हजारों को पकड़ पकड़ कर नसबंदी करवाया गया। गांव से लेकर शहर तक पूरा मातम छा चुका था। लोग डर के मारे छुपने लगते थे। इसी डिसीजन के खिलाफ संजय गांधी के साथ साथ इंदिरा गांधी के खिलाफ भी पब्लिक का गुस्सा काफी उबल रही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस इमरजेंसी के दौरान करीब करीब 1 करोड़ लोगों की नाशबंदी कराई गई थी। संजय गांधी का दूसरा अनफेमस कैंपेन था झुग्गी बस्ती को हटाना। इस कैंप के दौरान कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, जयपुर शहर में झुग्गी बस्ती को हटा के शहर के दूरी पर शिफ्ट कराना, जिसके चलते हजारों बेघर हो गए। दिल्ली में इस कैंपेन के दौरान पब्लिक के साथ काफी झड़प हुई, जिसमें पुलिस वाले के ओपन फायरिंग के चलते 6 लोगों की मौत हो गई। इमरजेंसी, स्टरलाइजेशन एंड स्लम रिमूवल के चलते देश में आम लोगों की जीवन अस्त व्यस्त हो रही थी। आम जनता उससे मुक्ति चाह रहे थे। इसी बीच आता है इंदिरा गांधी का और एक फैसला जो सबको हैरान कर देती है। जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी खुद लोकसभा को भंग कर दिया और मार्च में फ्रेश इलेक्शन की अनाउंसमेंट कर दी। इंदिरा गांधी को लगा था ये चुनाव जीत जाएगी। इंदिरा गांधी के करीबी के लोग बताते हैं कि इंदिरा गांधी का मानना था इमरजेंसी लगाई थी जेपी मूवमेंट को खत्म करने के लिए, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कांग्रेस की गवर्नमेंट को गिराती थी। इंदिरा के विरोधी का तर्क ये था कि संजय गांधी का बढ़ती ताकत को देखकर इंदिरा गांधी घबराई गई। उनको लगा कि कोई संजय गांधी पूरे देश की कंट्रोल अपने मुट्ठी में ना ले, इसी डर के कारण चुनाव कराने की जल्दबाजी में थे। खैर, इलेक्शन अनाउंसमेंट होती है, इमरजेंसी को रिलैक्स कर दिया गया और जेल में बंद सारे पॉलिटिशियन को जेल से रिहा कर दिया गया। जेपी के अपील के बाद सारे ऑपोजिशन एक होकर जनता पार्टी बनाई।
जिससे 1988 में अलग होकर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी बनी थी। 16 से 20 मार्च के बीच इलेक्शन हुई, जिसमें कांग्रेस 544 में से 153 सीट पर सिमट गई और उसी के साथ साथ इंदिरा गांधी का भी एक बड़ी हार हुई। हार को स्वीकारते हुए इंदिरा गांधी ने रिजाइन कर दिया और इमरजेंसी को फॉर्मली हटा दिया गया। मोरारजी देसाई देश के अगले प्रधानमंत्री बने और ऐसे ही खत्म हुआ इंडियन डेमोक्रेसी में एक काले और खौफनाक अध्याय यानी इमरजेंसी।